Assalamu alaikum everyone. Welcome to your next module of CSS Criminology by Nearpeer. This module, let me explain how I have designed it. Basically, आपके section 3 में there are a few international agencies and organizations that have been mentioned for crime fighting and policing. और इसी तरह आपके सेक्शन 4 में वो इंटरनेशनल थे सेक्शन 3 वाले, और सेक्शन 4 में आपके नेशनल तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंशन है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कलेक्टेड both half the organizations from section 3 and the organizations from section 2, and what have I done, I have combined them into one module. अब ये जो आपका मॉड्यूल है इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, एंड द रीज़न आई हैव डन दैट इज़ बिकॉज वो एक कंटिन्यूटी बन जाएगी ना. जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जिस तरह मर्जी का सवाल आए आपने उसको किस तरह से तैयार करना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो. सो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स बिगिन. आज का हमारा जो टॉपिक है द करंट लेक्चर, दिस इज़ ऑन इंटरपोल. Now, a lot of you have probably heard, anyone who has watched international shows and different TV series, वो देखेंगे कि Interpol has been frequently mentioned when it comes to crime fighting. लेकिन what a lot of us don't know is कि Interpol है क्या और इसका स्कोप क्या है, इसका एजेंडा क्या है और इसकी अथॉरिटी क्या है. तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. So let's begin. Now this is Stanislav Lisov. It's very hard for me to pronounce these names. He was a Russian programmer who was arrested. अब था कहाँ का? रशिया का. He was a programmer who was arrested in Barcelona. रशिया का प्रोग्रामर अरेस्ट हुआ बार्सिलोना में. और क्यों अरेस्ट हुआ? क्योंकि इसने साइबर अटैक किया था. कहाँ पे? यूएस में. रशिया का प्रोग्रामर यूएस पे उसने अटैक किया था और अरेस्ट कहाँ से हुआ? बार्सिलोना में. इसी तरह we have Alejandro Jimenez. He was a drug kingpin who was caught trying to enter Colombia. अब था ये कहीं और का और ये भाग के कहाँ जा रहा था? कोलंबिया में, और ये अरेस्ट हो गया कोलंबिया में. उसके बाद we have Peter Cullen. Peter Cullen was a fugitive Dutch pedophile. Pedophile, you all probably know what that is. जो इस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इंगेज होते हैं, तो ये था डच. लेकिन where was he apprehended? Cambodia, completely opposite sides of the world. अब what do these three people have in common? What do they have in common? Basically क्राइम इन्होंने कोई और कहीं और किया थे, ये कहीं और के, और अरेस्ट ये कहीं और पे हुए. तो इस तरह की जो कंबाइंड एफर्ट होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा नेशन स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है इंटरपोल का. बेसिकली इंटरपोल है क्या? इंटरपोल, अब अगर हम ये इसका लोगो देखें ना, यू सी OIPC एंड ICPO और नीचे इंटरपोल लिखा हुआ है. तो इंटरपोल जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इट बेसिकली इसका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ये ठीक है, दिस इज इंटरपोल, दैट इज व्हाट इट इज. और बेसिकली इसी को फिर चेंज करके कॉमन लैंग्वेज में बुलाने, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट इंटरपोल, मीनिंग इंटरनेशनल पुलिस. ठीक है, तो उसकी जो ऑफिशियली जो इसकी अब्रीविएशन है वो ये है. जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली OIPC. जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ना फ्रेंच में, तो उसकी अरेंजमेंट इस तरह से हो जाती है कि वो OIPC बन जाता है. ठीक, तो दैट इज व्हाट इंटरपोल इज. अच्छा, बिफोर बिगिनिंग लेट मी एक्सप्लेन ये जो इंटरपोल का क्या कहते हैं इसको लोगो है, व्हाट इट मीन्स. बेसिकली फर्स्ट वी हैव द ग्लोब showing कि it signifies the entire world. Secondly, we have these leaves. These leaves they symbolize peace. ठीक है, कि दुनिया में पीस लाना है. This, ये जो scale है, they symbolize justice. And then you have this sword that is going through it, which symbolizes the police. So this, इससे हमें समझ आ जाता है कि basically इंटरपोल का एजेंडा क्या है. It is bringing peace to the world and through justice and using police force. So Interpol है क्या? Interpol is an international organization that facilitates worldwide police cooperation. Focus on this, cooperation and crime control. At the moment, it is the world's largest police organization. Basically, the focus of Interpol is on cooperation and crime control.
इसके थ्रू, दिस इज़ अ फोरम, दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू दुनिया की जितनी नेशनल पुलिस है उन नेशनल पुलिस की आपस में कोऑपरेशन होती है. Now one very big misunderstanding that people have about the Interpol is they believe कि ये कोई इंटरनेशनल पुलिस है. इट इज़ नॉट एन इंटरनेशनल पुलिस. अपने माइंड से ये हटा दें. ये बेसिकली जस्ट एक फोरम है कि अलग अलग नेशंस के अलग अलग पुलिस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लें और आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लें. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई इंटरनेशनल पुलिस है जो कि पूरी दुनिया पे कहीं पे भी दे हैव द पुलिस अथॉरिटी. ऐसा नहीं है. तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन यू नीड टू क्लियर अबाउट द इंटरपोल. अच्छा, इंटरपोल करता क्या है? इंटरपोल प्रोवाइड्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट. एक जगह की पुलिस को अगर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए जो उनके पास नहीं है अबाउट समबडी इन देयर स्टेट, तो वो दूसरी जगह की पुलिस से कंसल्ट करते हैं. ठीक है. एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड. मेन फोकस इसका होता है इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट. जो इसके सेकंड फोकस होते हैं वो है एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग, कि हम किसी तरह जो दुनिया में अब एडवांसमेंट हो रही है पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन में, वो हम दुनिया में बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेन करें. लेकिन मेजर इसका जो फोकस है वो है इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट पे. फोकसिंग ऑन 3 मेजर एरियाज ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम. What does this word transnational mean? It means something that goes beyond one single nation. ऐसे क्राइम्स जो एक कंट्री का क्राइम नहीं है, इट इज़ अ क्राइम फॉर द होल वर्ल्ड एंड दीज क्राइम्स डोंट हैव एनी बाउंड्रीज. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे क्राइम्स हैं जिन पे ये टारगेट करते हैं, लेकिन दे ऑल, अगर हम उनको ग्रुप करें ना, सो ऑल दो स्मॉल क्राइम्स दैट द इंटरपोल इज फोकस्ड ऑन, उसको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. These are, the first one is counter terrorism. अब आपको पता है टेररिज्म इज अ ग्लोबल, अ वर्ल्ड वाइड इशू. इट्स अ वर्ल्ड वाइड क्राइम. और ये कोई एक स्टेट आइसोलेशन में इसको टैकल नहीं कर सकता. सो इट इज़ बेसिकली, टेररिज्म को काउंटर हम तभी कर सकते हैं जब डिफरेंट नेशंस की आपस में कोऑपरेशन हो. सो द फर्स्ट वन इज काउंटर टेररिज्म, असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड डिसरप्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, नेटवर्क्स एंड एफिलिएट्स. अगर एक स्टेट को पता है कि एक स्टेट पे किसी टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया है और वो टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड किसी और जगह पे है, तो वो जो दूसरी जगह है वो दोनों स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करके उसको हैंडल करेंगे. इसकी एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे. सेकेंड इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम. फोकस ऑन द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. हम लोगों ने पहले काफ़ी पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते क्या है. वो जो बिल्कुल एक माफिया टाइप होते हैं, जिसमें हमारी ड्रग क्राइम्स आ जाती हैं, ये ड्रग माफियाज होते हैं, या हमारी किडनैपिंग या प्रोस्टिट्यूशन. ये सारे देखिए, किडनैपिंग में होता क्या है, बहुत कब ऐसे होता है कि अगर कोई चाइल्ड आप किडनैप करो तो आप उसको उसी स्टेट में रखो, क्या कहते हैं, आप उनको ट्रैफिक करते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. वो सारी इस तरह की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनको काउंटर करने के लिए भी इंटरपोल वर्क्स. बिकॉज वाई द इंटरपोल, क्योंकि देखेंगे ये जो क्राइम्स हैं ये नेशनल लेवल पे सॉल्व हो ही नहीं सकते. यू नीड कोऑपरेशन एट एन इंटरनेशनल लेवल. एंड द थर्ड थिंग इज साइबर क्राइम. अब साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम हम आगे ये अगले मॉड्यूल में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ टॉपिक. बट फॉर नाउ साइबर क्राइम इज एनी क्राइम जिसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर यूज हो जाता है. ठीक है. तो साइबर स्पेस को, मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर ऑल बाय सपोर्टिंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट साइबर अटैक्स. जो हमने पीछे एक हैकर की बात की थी अभी पिछले ही स्लाइड में, उनका भी यही था कि देयर बेसिकली इट वाज अ साइबर क्राइम. सो हाउ डज द इंटरपोल वर्क? अब हमें ये तो पता लग गया कि इंटरपोल है क्या. हमें ये भी पता लग गया कि इंटरपोल किस तरह के क्राइम्स को टारगेट करता है. अब वी नीड टू नो कि इंटरपोल हाउ डज इट फंक्शन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है. सो let's go through this. Now this is the kind of boring part. Here, Interpol differs from most law enforcement agencies. Why is Interpol different from any other, most of the law enforcement agencies? Because agents don't really make arrests themselves. ये बहुत important part है कि इंटरपोल का एक एजेंट किसी दूसरी जगह को किसी दूसरी जगह से आने वाले किसी कल्प्रिट को उस तरह बिला वजह अरेस्ट नहीं कर सकता. एंड देयर इज नो इंटरपोल
jail where criminals are taken. वही बात आ गई ना कि हम उसको एक इंटरनेशनल पुलिस समझते हैं. इंटरनेशनल ना कोई इंटरनेशनल पुलिस है, ना ही कोई इंटरनेशनल जेल है. The agency functions as an administrative liaison. What does that mean? This agency, इसका काम ही यही है कि it offers communication between different police agencies, between the law enforcement agencies of member countries, providing communications and database assistance. हमने पिछले मॉड्यूल में भी पढ़ा था कि database investigation क्या होती है, जो proper records होते हैं. तो अगर एक स्टेट में की database में एक इंसान एज अ क्रिमिनल किसी ना किसी तरह जस्ट एंटर्ड है, तो दूसरी स्टेट में देर लुकिंग फॉर हिम. मतलब इस तरह आई होप यू गेट द आइडिया कि दे आर एबल टू हेल्प ईच अदर आउट टू द मैक्सिमम लेवल. This is vital when fighting international crime because language, cultural and bureaucratic differences, ये बहुत important part है, bureaucratic differences, can make it difficult for officers of different nations to work together. क्योंकि naturally जिस states में even there are rival states as well, animosity इतनी हो जाती है कि they are not willing to cooperate with each other directly. So that is where the Interpol plays its role, और वो एक bridge बन जाती है. They maintain, अब ये बात आ गई डेटाबेस वाली, they maintain collection of fingerprints and mugshots. mugshots कहते हैं वो जो prison जाने से पहले सामने और साइड से पिक्चर्स नहीं बनती, उसको mugshots कहते हैं. Lists of wanted persons, DNA samples and travel documents, ये सारे databases हैं. So the Interpol इस तरह के लोग जो कि इंटरनेशनली फेमस हैं या अपने नेशनल लेवल पे भी, मतलब इट इज उन्होंने सारा डेटाबेस इस तरह कलेक्ट किया हुआ है ताकि अगर कहीं किसी को भी ज़रूरत हो दे कैन रेफर टू दैट. Their lost and stolen travel document database alone contains more than 12 million records. They also analyze all this data and release information on crime trends to member countries. क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि साथ साथ एनालिसिस भी चलता है, तो दे ओवरव्यू द डाटा दे कलेक्ट एंड दे डिस्ट्रीब्यूट दैट टू द अदर कंट्रीज टू हेल्प देम आउट. इसके अलावा a secure worldwide communication network allows Interpol agents and member countries to contact each other. Now इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं I-24/7. इसका मतलब क्या है? This is basically a 24/7 active forum, जहाँ पे हर इंटरपोल के अपने ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स का ये मतलब नहीं पुलिस ऑफिसर्स, एनीबडी हु वर्क्स फॉर इंटरपोल, they can contact any other member country and member countries can contact them. तो वो एक 24 आवर एक किस्म का फोरम है. Member countries can also access each other's criminal databases using the I-24/7 system. In the event of an international disaster, terrorist attack or assassination, इंटरपोल कैन सेंड एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के. इस तरह का जब कोई बहुत मेजर सडन डिजास्टर्स क्राइम होता है तो इंटरपोल कैन सेंड अ रिस्पॉन्स टीम जो उसी टाइम वहाँ पहुँच के हेल्प आउट करे. अब ये उधर जाके दिस टीम डज नॉट टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन उसी कंट्री की है, उसी स्टेट की है और उसी स्टेट के क्रिमिनल पुलिसिंग एजेंसी की है. लेकिन इंटरपोल कैन ऑफर सम थिंग्स, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? दिस टीम कैन ऑफर अ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज and database access to assist with victim identification. For example, if there's a terrorist attack and the Interpol team comes, तो उनके पास अगर कोई database है तो they can help out. Suspect identification and the dissemination of information to other nations' law enforcement agency. कि फ़ौरन वो आइडेंटिफाई कर लें कि सस्पेक्ट कौन है और बाकी स्टेट्स, इर्द गिर्द स्टेट्स या एनी अदर स्टेट्स उनको नोटिफाई कर दें कि दिस पर्सन इज़ नाउ अ वांटेड पर्सन जो एस्केप कर गया. अच्छा, ये तो हो गया, दिस इज़ व्हाट दे कैन ऑफर. बट इफ़ द local policing wants their extra help, so the local police can even ask for that. At the request of local authorities, they can act as the central command. They take lead, but only if the local authority allows them. खुद से इनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि ये उधर जाके कहें कि भाई हमें केस दे दो, हम इसको देखेंगे. They cannot do that क्योंकि आपको पता है every state has its sovereignty. So you can't challenge that. No international forum can challenge that. And logistic operations to coordinate other enforcement agencies involved in a case. So they basically take over or the local police follows them.
only at the consent of the local people. अब ये तो हो गया कि इंटरपोल काम किस तरह से करता है. आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इंटरपोल काम करता है और किस हद तक ये इन्वॉल्व हो सकता है. How is it organized? अब इंटरपोल ऑर्गेनाइज किस तरह से है? Interpol headquarters, called the General Secretariat, is located in Lyons, France. It is operational around the clock 365 days a year, because you know that crime does not have days off and crimes can happen any time of the day and any day of the year. So isliye the Interpol is always functional, always. The General Assembly, made up of delegates from all the member countries, meet once each year. तो जनरल असेंबली जो इसकी होती है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर मिलती है. The assembly votes on all major Interpol decisions. Resolutions are passed by a simple majority, with each member nation receiving a single vote. तो जिस तरह हमारे यूएन में नहीं one state one vote होता, उसी तरह इंटरपोल में भी one state one vote होता है, और they vote on the different resolutions that the Interpol passes. The General Assembly also elects an executive committee, a 13-member group that does the administrative work. The Secretary General is the head of Interpol. Interpol का head कौन होता है? Secretary General, appointed by the General Assembly. Each Secretary General serves for 5 years and runs Interpol's daily operations. In addition to the main General Secretariat, there are 6 regional offices. अब ये आप लोगों ने देख लेना कि कौन से regional offices है हर जगह, plus a UN office. मतलब इनकी जो UN के साथ एक कोऑर्डिनेशन होती है उसका भी एक अलग से ऑफिस है. ठीक है, तो 6 regional हो गए और एक UN वाला हो गया. Most of Interpol's funding comes from member countries themselves, with each nation contributing a portion based on its size, gross domestic product, and other factors. अब आपको पता लग गया कि काम कौन करता है, इसकी बॉडीज क्या क्या हैं और ये फंड किस तरह से होता है, क्योंकि every organization needs funding. So based on the size and the GDP and other factors of each member state, they all contribute. अच्छा, is Interpol really all that perfect? अब ये आ गया थोड़ा सा, we did all the bookish things. Let's do a little bit analysis on this. Is Interpol all that perfect? अब देखने में तो हमें ये लग रहा है कि इंटरपोल से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है, बट रियलिटी इज़ ऑलवेज डिफरेंट. आप लोगों ने जनरली करंट अफेयर्स के लिए यूएन को पढ़ा होगा, तो यूएन साउंड्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बट आप लोगों को पता है कि यूएन इज़ ऑल दैट परफेक्ट. इसी तरह इंटरपोल इज़ नॉट परफेक्ट ईदर. The reason being that at the end of the day, every state acts for its own benefit. एक स्टेट पाकिस्तान will prefer its benefit over any other state, चाहे जितनी मर्जी हम cooperation preach कर लें. So how is Interpol not perfect? Let me give you an example. Now I don't know how to pronounce this name. So this guy, he was an environmental activist, a political refugee in Finland. ये जो थे, he was basically from Russia. ठीक है, रशिया के ये रेजिडेंट थे. he went to Finland as a refugee, और फिनलैंड में he was living as a refugee, but he was arrested in Spain. Why is that? Because Russia made him a wanted man. Basically इसमें जो यूएन होता जो इंटरपोल होता है ना, इसमें वो होते हैं रेड कार्ड्स. हर टाइप ऑफ क्रिमिनल के लिए कार्ड इशू हो जाता है, नोटिस टाइप थिंग. तो इसके लिए what Russia did, he was basically an environmental activist. ये रशियन गवर्नमेंट के एंटी एनवायरमेंटल पॉलिसीज के अगेंस्ट he was an activist. जिस तरह होते हैं हर स्टेट में एक्टिविस्ट होते हैं. अब रशिया यू नो इज नॉट अ वेरी डेमोक्रेटिक स्टेट, तो वहाँ पे going against the government is thought of as really bad. So because of him doing this, हुआ क्या, he had to take refuge in Finland. And the Russian government, उन्होंने क्या किया, they used the Interpol and they used the privileges of the Interpol, और उन्होंने इसको instead of a refugee, basically था तो ये एक ऐसा normal person trying to preach something correct, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको portray ऐसे किया जैसे he is a criminal and he is a wanted man. So he was arrested in Spain. इसी तरह this was Ali something. He was a naturalized German. अब basically ये थे टर्की के. He went and stayed in Germany.
who was accused of protest related offenses in his native Turkey, was detained years later in Poland. अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि इन्होंने थोड़े से प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट समथिंग इन टर्की. हुआ क्या, द टर्किश गवर्नमेंट सॉरी, उन्होंने इसके अगेंस्ट इंटरपोल में एज अ वांटेड पर्सन इसको कह दिया. He was in Poland, and he stayed for many years in Poland. Yes, years I'm not sure. ये आप लोग एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेना. I don't think years है, days होगा. हाँ. So he was detained there, and by the time when he was detained in Poland, Turkey had even stopped caring about her. और वो भूल गए थे कि हमने इसका रेड कार्ड इशू भी किया. When he was in Poland, not arrested but detained for no reason. तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए और एनी नॉर्मल ड्रग लॉर्ड्स और पीडोफाइल्स उनके अगेंस्ट इस तरह का एक्शन इज ऑल गुड, जो हमने स्टार्ट में मेंशन किया. लेकिन व्हेन अ कंट्री विद अथॉरिटेरियन कंट्रोल वो इस तरह के फोरम्स को यूज़ करें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने जो आपको पता ही है उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वहाँ पे फिर इंटरपोल क्या, एनी नो मैटर इफ यू हैव एनी यूटोपियन ऑर्गेनाइजेशन इट कैन टर्न बैड. वाई? बिकॉज वो नेशनल इंटरेस्ट जो हैं दे गो ओवर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ दैट. और इससे फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि जब आपने इसकी तैयारी करनी है तो अंडरस्टैंड कि हाउ समथिंग एज यूजफुल एज द इंटरपोल कैन बी मैनिपुलेटेड. So this marks the end of this lecture. I hope you people understand what Interpol is and how it functions, what its scope is, and is it really all that good. अच्छा, इसके अलावा इसके बाद वाला जो लेक्चर है ना उसमें आई हैव combined two important organizations. Why just these two? Because these are comparatively more important. My aim here is to guide you कि आप लोगों ने अगर जो एक दो बिल्कुल माइनर रह गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल, वो आप लोग इजीली इस इन स्टेप्स पे आके, जिस स्टेप्स पे मैंने आपको समझाया, आप उन्हीं स्टेप्स पे आके उनको प्रिपेयर कर लोगे. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन देम. सो द नेक्स्ट lecture we will discuss two other international organizations. See you then. Allah Hafiz.